Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to make competency focused practice question for physics, next part of that video. The question number 73 from the chapter Electricity and Magnetism. Observe the electric circuit above and answer the questions that follow. First part is, if we increase the current in the above circuit using a rheostat, will the reading of the voltmeter decrease or increase? Next part में give a reason for your answer in A. तो पहले I will try to explain the reason, only then we will able to solve part A. So first of all, try to understand what does the voltmeter reading show. Actually जो भी voltmeter होता है वो हमें क्या show करता है? टर्मिनल वोल्टेज. तो टर्मिनल वोल्टेज सर्किट की जो होगी वो कब होगी? व्हेन द सर्किट इज इन यूज, जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज आ रही है. नाउ द रिलेशन विद ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है? व्हेन द सर्किट इज नॉट इन यूज, यानी कि टोटल पूरे सर्किट में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ईएमएफ है, लेकिन सर्किट अभी यूज में नहीं है, इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वी. इसमें फर्क कहाँ है? जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कहाँ होती है? आउटसाइड द सर्किट, मींस हमारा यहाँ रहेगा, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट होता है. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि करंट बढ़ाया गया. अगर करंट बढ़ा तो हमें V इज इक्वल टू आई आर का रिलेशन पता है, तो स्मॉल v होगा, इंक्रीज हो जाएगा इफ वी इंक्रीज द करंट, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते ही हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज हो जाएगा. तो करंट के बढ़ने से ये इंक्रीज हुआ, लेकिन टोटल सम जो है ईएमएफ का वो तो दोनों पे सेम रहेगा, V प्लस V. अगर मैंने इसको इंक्रीज कर दिया तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. इट मींस वोल्टेज जो हमारे को यहाँ वोल्टमीटर शो कर रहा है वो वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि विद द इंक्रीज ऑफ करंट वो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. दिस इज द रीजन फॉर पार्ट बी. और ए में आपने लिखना है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला विल द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर डिक्रीज और इंक्रीज. आवर आंसर विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विच इज शोइंग द टर्मिनल वोल्टेज विल डिक्रीज with the increase in current. Now C part, the present reading of the voltmeter is 2 volt. अभी के लिए टर्मिनल वोल्टेज हमें 2 वोल्ट दिखाया जा रहा है, तो हमें V is equal to 2 वोल्ट ये क्वेश्चन में गिवन है. Now and current in the circuit I is equal to 0.8 ampere. This is the current reading. Calculate the potential drop, यानी small v हमने बताना है, तो small v का वैल्यू हमने बताना है when the current in the circuit becomes 1 ampere, और वो कब बताना है? जब करंट जो नया करंट है वो हमारे पास 1 एम्पियर हो जाएगा. E यानी कि EMF इस केस में वैसे कैपिटल ई से दिखाया है, इज इक्वल टू 3 वोल्ट. अब पहले आप फॉर्मूला को समझिए, आपको मैंने अभी बताया कि ये दोनों इसके इक्वल हैं. यहां से ये हमें ईएमएफ दिया हुआ है 3 है, टर्मिनल वोल्टेज हमें 2 दिया गया है, तो यहां से स्मॉल v की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? स्मॉल v इज इक्वल टू 3 माइनस 2, मतलब कि 1 वोल्ट आ गया, तो स्मॉल v का वैल्यू इतना आ गया. नाउ v इज इक्वल टू आई आर होता है, यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगी स्मॉल r, कितना है? वोल्टेज ड्रॉप 1 आ गया, और करंट अभी इनिशियली जब हमने पूछा गया तो 0.8 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.8, तो यहां से हमारे पास टोटल सर्किट की स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगी. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10/8 है, यानी 5/4 है, यानी 1.25 आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास आंसर 1.25, और क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ओम में आ जाएगी. पोटेंशियल ड्रॉप कितना है हमारे पास? 1 वोल्ट हम इनिशियली कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन द करंट इन द सर्किट बिकम 1 एम्पियर. देखिए न्यू करंट हमारे पास 1 एम्पियर का आ जाएगा, तो अब स्मॉल v का वैल्यू कितना हो जाएगा? I सेम रहेगा, और R जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ये वाला, ये हम वैल्यू यहाँ पर फिल करेंगे. अब करंट कितना आया आपके पास? यहाँ पर 1 है, इंटू R कितना आया? अभी आपने कैलकुलेट किया 1.25 ओम है, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25 वोल्ट. तो ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. तो ये पोटेंशियल ड्रॉप तब है सर्किट में जो हमारा करंट हमने 1 एम्पियर कर दिया, मतलब 0.8 एम्पियर से इंक्रीज करके 1 एम्पियर कर दिया. अब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि पहले करंट इतना था, हमने करंट को इंक्रीज किया, तो हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था वो पहले 1 वोल्ट था और अब 1.25 हो गया. यानी आपको क्लियर इंडिकेशन देके समझाया जा रहा है कि करंट के साथ जब भी करंट इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, जो हमारा ए पार्ट और बी पार्ट में पूछा गया था क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 74. Pavel took an earthen pot which was filled with water up to its brim. The earthen pot was conical in shape, this one, and kept with its apex in the downward direction. इस तरह से हमने उसको रखा हुआ है.
if the vertical height of the earthen pot is 12 centimeter, it means this vertical height is 12 centimeter. So where does its center of gravity lie? हमें पता है कि अगर वो फिल होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है? h/4 फ्रॉम बेस. तो h/4 फ्रॉम बेस. अब टोटल कितना है? 12. 12/4 मीन्स 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस. मीन्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर. 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस, यानी कि हम बेस से 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं. सो दिस इज 3 सेंटीमीटर. तो टोटल कितना है? 12. तो 12 माइनस 3 मीन्स कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर. तो अगर हम नीचे यानी एपेक्स से लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 3 मीन्स 9 सेंटीमीटर. तो नीचे से ऊपर की तरफ में 9 सेंटीमीटर है. नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वेयर डज इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई? तो हम क्या लिखेंगे? इधर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, यानी कि ओपन एंड, और नीचे अगर हम बेस की तरफ से ले रहे हैं तो हमारे पास इस केस में, मतलब फर्स्ट केस में, तो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द एपेक्स. तो एपेक्स मीन्स ये टिप होती है, तो इससे 9 हो गया और बेस से उधर से 3 सेंटीमीटर आ गया. नाउ सेकेंड पार्ट, पावेल poured out all the water from the pot. उसने उसको empty कर दिया. How will its center of gravity shift towards the open end or towards the apex? अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? अगर ये खाली हो गया तो खाली के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाया करती है? h/3 फ्रॉम बेस. अब h/3 फ्रॉम बेस करेगी तो यानी कितना हो गया? 12/3. तो 12/3 मीन्स 4 सेंटीमीटर. लेकिन 4 सेंटीमीटर फिर कहां से है? बेस से है. बेस इस तरफ है, ये नहीं भूलना. इससे 4 सेंटीमीटर इधर आ जाएंगे, यानी कि यहां आ जाएंगे. तो 4 सेंटीमीटर इससे इधर आ गए, यानी कि कहां चले गए हम? उसने सिर्फ इसे पूछा है टूवर्ड्स द ओपन एंड और टूवर्ड्स द एपेक्स. तो ओपन से तो हम दूर आए हैं, तो हम किसकी तरफ गए हैं? टूवर्ड्स द एपेक्स. तो हम एपेक्स की तरफ आ जाएंगे. ये हमने बी पार्ट में लिखना है. यहाँ सॉल्व नहीं करना, हालांकि सॉल्व करना तो वो भी इजी है. सी पार्ट में, पावेल वांटेड टू ग्रो अ प्लांट इन द गिवन पॉट. यही आपका गिवन पॉट है. सो ही फिल्ड इट कंप्लीटली अगेन विद सम सॉइल. तो फिर से क्या हो गया? फिल्ड हो गया. व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो नई पोजीशन कहां आ जाएगी? फिर से सेम ही आ जाएगी, यानी h/4 फ्रॉम बेस, यानी कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस आ जाएगा. या फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उस तरफ से हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगा एपेक्स से. तो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम और यू कैन से 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, यानी विच इज ओपन एंड है इस केस में. तो सेम जो फर्स्ट का आंसर है वही सी का हो जाएगा, बस बी में हमारा शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स एपेक्स. क्वेश्चन नंबर 75. The mass of the block P is 5 kg. What is given in the question? Mass is 5 kg. It is moved along an inclined plane. This is inclined plane AC of total length 8 meter. Which makes an angle of 30 degree with the horizontal. A force of 50 Newton is applied on the block to move it through the inclined plane AC as shown in the diagram. A part. What is the work done by the force along the inclined plane? We know the formula for work done, W is equal to F into S. The value of force is given in the question as 50 and S is 8 meter. So this is 400. Work done is Joule. So this is 400 Joule, the answer of first part. Now find the gain in potential energy of block P if it is directly lifted to C. मतलब यहाँ से उठाएंगे from the ground. तो directly lifted के लिए we need this height. So for this we need to calculate this BC. How can we calculate BC? In triangle ABC आपके पास यहाँ से sin 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हमें साइन का ही एंगल लेना पड़ेगा. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कौन है? BC और हाइपोटेन्यूज कौन है? AC. Now sin 30 we know its value is 1/2. So BC we can calculate because AC is given as 8. So BC is equal to 8 upon 2 means 4 meter. So now we can calculate potential energy. Potential energy is the mgh. M is given as 5, G is given in the question as 10 meter per second square and H we have just calculated. So 5, 4, 20, it means 200 joule. Initially it was 400 joule if we are taking this inclined plane, and if we are holding it vertically then it is 200 joule. We know that potential energy is gained due to work done on the body against gravity. क्योंकि यहाँ से हम हाइट पे लेके गए, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई है. Then in this case, why is the work done on the block and the increase in the potential energy of the block different आ रहे हैं? Answers 400 और 200 different क्यों आ रहे हैं ये पूछा गया है. Because we all know that some of the energy is wasted in overcoming friction. Friction कहाँ है? Between the block and the inclined plane. उस friction को overcome करने के लिए हमारी इतनी energy waste हो जाती है. Just to show the importance of friction, कि कितना ज़्यादा energy हमारा friction में degraded form of energy में convert हो जाता है.
In 76, a ball of mass m is dropped freely from point A. नीचे की तरफ हमने ड्रॉप किया है. It is given that AB is equal to BC is equal to CD. तीनों की हाइट इक्वल है और H है, तीनों इक्वल हैं. If the acceleration due to gravity at the given place is g, then what will be its potential energy at point A? तो potential energy at point A कितना आ जाएगा आपके पास mg और h. अब h कितनी है, यहां तक h है, फिर h है और फिर h है, यानी कितना हो गया थ्राइस ऑफ h. तो कितना आ जाएगा 3mgh. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी. तो काइनेटिक एनर्जी हमने एट पॉइंट सी निकालनी है, तो पहले सी पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितनी आ जाएगी, सी पे पोटेंशियल एनर्जी, यहां से हाइट कितनी है h है, तो इट मींस यहां कितनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी mgh. अगर पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है, a पर कितनी है 3mgh. तो 3mgh माइनस उसमें से पोटेंशियल को माइनस कर दो तो कितनी रहेगी 2mgh. तो 2mgh जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास इसी सी पॉइंट पे. अगर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ mgh है तो इट मींस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2mgh हो जाएगी, बिकॉज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा हर पॉइंट पे आंसर तो सेम आना चाहिए था, इसीलिए. In 77, in a science exhibition, boys of a secondary school made two types of periscope. In one, ordinary glass was used as a reflecting material, other prism was used. When Anushka put her eyes on the eyepiece of periscope, she saw that the image formed in one of the periscopes was quite bright, while in the other it was a little blurred. In which of the two periscopes, mirror or prism, Anushka saw the image brighter? किसमें होगा, प्रिज्म वाले में या नॉर्मल मिरर वाले में? तो आप सबको पता है इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म पेरिस्कोप, क्योंकि प्रिज्म में जो इमेज आएगी वो मच ब्राइटर होगी एज कंपेयर टू द अदर वन. Why is one of the image brighter than the other? This is because of total internal reflection. TIR की वजह से होगा, because no absorption of light energy वहां पर होगी, इसलिए प्रिज्म से जो इमेज आएगी वो मच ब्राइटर हो जाएगी एज कंपेयर टू द अदर वन. मेन बात यही है कि प्रिज्म खुद अपने लिए कोई लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जबकि नॉर्मल मिरर जो थोड़े टाइम में डिटोरिएट भी हो जाता है और लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, इसलिए उसमें कभी भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं मिलती. प्रिज्म के केस में हमें अप्रोक्सीमेटली 100% रिफ्लेक्शन मिल जाती है. तो TIR की वजह से ब्राइटेस्ट इमेज प्रिज्म के केस में होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 78. ABC is a glass block whose two sides AB and BC are at right angles to each other. A ray of light is incident on the surface AB as shown and suffers total internal reflection. Means I और R हमारे पास equal आ जाएंगे. TIR before falling on the surface BC पे आने से पहले यहाँ TIR हो रहा है. Finally light ray emerges out along the surface BC पे ही बाहर आ रहा है. What is the angle of incidence at the surface AB? तो यहाँ पर आप first try to understand what is given and what we have to calculate. यहाँ पर ये straight line है जिसमें यहाँ तक का एंगल आपके पास ये टोटल कितना दिया हुआ है, this total angle is 132, जबकि linear angle property की वजह से ये कितना हो जाएगा, linear property आप सबको पता है 180 minus 132, it means ये एंगल जो बचा हुआ है ये कितना हो गया 48. तो अगर ये एंगल 48 आ गया जो अंदर हमारे पास बन रहा है, इफ दिस एंगल इज 48, अब ये 48 है तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें दिस एंगल इज 48, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस एंगल विल बी 90 प्लस 48, 180 में से माइनस कर देंगे, यानी यहां कितना आ गया आपके पास 42. तो इट मींस ये एंगल, दिस एंगल इज 42, तो ये 48 है, 42 आ गया. अब अगर ये 42 है तो यहां अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल होता है. 90 में से अगर इस तरफ 42 चला गया तो ये कितना आ गया 48. अब 48 ये कब आएगा, जब यहां से जो रे आ रही है उसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है. तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास TIR में होता क्या, I और R बराबर होते हैं, तो इट मींस हमारे पास R कितना आया 48. That is why I कितना आ जाएगा, I भी आ जाएगा 48 डिग्री. In second part, what is the critical angle for the glass block BC? BC के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, अब लाइट रे अगर आ रही है यहाँ पर, ये नॉर्मल है, इसके साथ ये टोटल एंगल 132 का बना रही है, तो नॉर्मल के साथ इट मींस यहाँ तो टोटल 90 ही बन रहा है,
तो दिस एंगल इज 90, तो 132 में से अगर आप 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ रहा है 42। इट मींस ये एंगल जिस पे ये स्ट्राइक कर रही है वो कितना है 42, और स्ट्राइक करने के बाद ये क्रिटिकल एंगल बन गया क्योंकि वो उसी सरफेस के अलोंग आगे जा रही है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाती हुई जा रही है तो नॉर्मल के साथ। इट मींस जो सरफेस पे ही रह जाते हैं, तो यहाँ पर जितना भी एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जो होता है उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इट मींस क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। Now in third part, what would happen to the critical angle if the temperature of the glass block is increased? Now we know the property of critical angle, it is directly proportional to temperature. तो उसने क्या बोला, if we increase the temperature, so if temperature is increased, critical angle is also increased. We just have to write critical angle will increase in this case. In next question, a block of mass 30 kg, m is given as 30 kg, is pulled up a slope with a constant speed by applying a force of 200 Newton parallel to the slope. A and B are the initial and final positions of the block. Calculate the force of friction offered by the surface AB. अभी हमने previous question में भी देखा कि किस तरह से force of friction हमने calculate किया। पहले हमने डायरेक्ट वर्क डन निकालना है, वर्क डन यानी कि इंक्लाइन प्लेन को यूज करके कितना हो रहा है, तो इट इज F इंटू एस। अब F कितना गिवन है 200 न्यूटन, आपका पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है, इट मींस 200 हो गया। S कितना है, जितना इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है, इट मींस 3, यानी कि 600 जूल आपके पास वर्क डन आ गया यहाँ पे। अगर हम डायरेक्टली लगाएंगे तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी वाला कितना आ जाएगा आपके पास, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था उल्टा, वहां तो हमें H कैलकुलेट करना था और यहाँ गिवन है, तो इट मींस mgh। मास इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 30 kg, तो 30 हो गया। G का वैल्यू इज ऑल्सो गिवन एज, नहीं भी दिया तो हम यहाँ पर 10 लेंगे, वैसे आइडियली देना चाहिए, अगर नहीं दिया होता तो हमें 9.8 लेना होता है, इंटू H हो जाएगा। H कितना गिवन है 1.5, तो 30 इंटू 1.5 करेंगे तो 450, तो 450 जूल आ गया। यानी कि टोटल जितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है हमारी वो कितनी आ रही है 600 और माइनस 450, तो 150 जूल की एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है। कहाँ वेस्ट हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स में। अब फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ अपने आप में तो कुछ नहीं है, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी लेंगे F इंटू एस, क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है, तो F इंटू एस इज 150। तो F का वैल्यू यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, इसके नीचे F ही लगा देते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 150 डिवाइड बाय S इज गिवन एज 3, तो कितना आ गया 50। अब क्योंकि हमने F निकाला तो इसमें 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन का आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 79। नाउ कमिंग टू 80, a roller with a diameter 0.2 मीटर, ये टोटल डायमीटर आपको यहाँ पर 0.2 पूरा दिया है, तो टोटल डायमीटर इज 0.2 मीटर, इज रेज्ड ओवर ए परमानेंट पेवमेंट AB, यहां से हमें AB से इसको उठाया जा रहा है बाय अप्लाइंग फोर्सेस F1 जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में और F2 जो कि हमारा राइट हैंड साइड में लग रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इज 20 न्यूटन, इस फोर्स का आंसर भी 20 न्यूटन है और इसका आंसर भी 20 न्यूटन है। Then compare the magnitude of the torque produced by the two forces, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस बाय फोर्स F1 जो आएगा वो हमारे पास कितना आता है आपको पता ही है, F इंटू डी। अब फोर्स कितना लग रहा है F1 और डिस्टेंस कितना है इस केस में, यहां से आप जाओगे तो यहां पर है ना ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन जो हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा डायमीटर हम कंसीडर करेंगे, यानी कि 0.2 हम पूरा कंसीडर करेंगे। तो 20 है लेकिन 20 को हम 0.2 के साथ पूरा ले रहे हैं, इसका मतलब कितना हो गया आपके पास, आंसर कितना आ गया 4, तो कितना आ गया आपके पास 4 और ये न्यूटन मीटर। लेकिन इसमें हमने डायरेक्शन देखनी है कि डायरेक्शन क्या बन रही है, तो डायरेक्शन कितनी बनेगी, अगर हम F पे लगा रहे हैं तो ये मान लेते हैं कि ये है जो भी उसने हमारे को दिया हुआ है गोल चीज, हमारे पास ये है रोलर ये है, तो अब इसमें मैं F1 यानी यहां से लगा रही हूँ फोर्स, तो अगर यहां से लगाऊंगी तो कहां जा रहा है, ये उस तरफ जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज जाने का मतलब क्या हो गया, उस तरफ जाना। तो क्लॉकवाइज के लिए या तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लॉकवाइज है या फिर यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, पर इधर वन ऑफ देम, यहाँ पर -4 न्यूटन मीटर लिखिए या क्लॉकवाइज लिख दीजिए। अब दूसरा निकालिए टॉर्क, जो कि फोर्स F2 की वजह से है, F2 की वजह से आपने लगाया, ये F2 लग रहा है। अब यहां से करेंगे F2 से AB की तरफ आना है आपने, तो फिर आप कितना करेंगे, ये उधर जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन हमारी अभी भी क्लॉकवाइज ही आ रही है। लेकिन इस केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डायमीटर का हाफ, यानी रेडियस जितना रह जाएगा, तो कितना हो गया F2 यानी कि 20 इंटू डिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास 0.1 आ गया, इट मीन आंसर कितना आ गया
2 न्यूटन मीटर आ गया। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया चाहे हम यहां से अप्लाई कर रहे हैं फोर्स तब भी हमारा उधर ही जाएगा, चाहे हम यहां से अप्लाई कर रहे हैं तब भी इधर ही आएगा। अगर इस फोर्स की डायरेक्शन उल्टी दी होती, मान लो यहां दी होती, तो फिर ये ऐसे भी जाता, एंटी क्लॉकवाइज भी जाता, बट अभी तो ये क्लॉकवाइज ही है, तो हमें दोनों में क्लॉकवाइज ही लिखना है। तो चाहे आप माइनस का साइन लगाएंगे चाहे आप क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क को कंपेयर करना है। जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा रेशियो का आंसर फ्रैक्शन में रेशियो में ही कन्वर्ट करके देंगे। तो रेशियो ऑफ देयर टॉर्क कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का, तो 4/2 यानी कि 2/1, यानी आप आंसर फाइनल कैसे देना है 2:1 आपके पास इसमें इस केस में आंसर आ जाएगा। In 81, the diagram above shows two parallel wires carrying current in the downward direction. The magnitude of current in wire A is greater than in wire B. It is also observed that the wire exert force on each other. एक दूसरे पे force लगा रहे हैं. State the direction of force experienced by wire A. तो wire A पे कौन सा force experience होगा? तो इसके लिए हमें दो laws use करने हैं. स्टेट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, पहले हमें लॉ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट में पूछा है नेम द लॉज यूज्ड टू कम टू द कंक्लूजन इन पार्ट ए, तो पहले हम बी पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं सो दैट आप ए का आंसर पता लगा पाए। अब इसमें क्या गिवन है, करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, इसके लिए राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन नीचे जा रही है तो राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाएंगे तो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, क्लॉकवाइज आएगी। तो इट मींस यहाँ पर जो लग रहा है ये क्लॉकवाइज लग रहा है। तो क्लॉकवाइज लगने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर साउथ पोल बन रहा है, तो साउथ पोल बन गया। अब इसके अलावा हमें फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी है, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स तीनों क्वांटिटीज के लिए हमने यूज करना है तो हमारे पास आएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये फिंगर आपको क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो कि यहाँ पर बन रहा है, फिर करंट आ गया आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका फोर्स कहाँ जा रहा है आप खुद ही देखिए, यहाँ पर ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ हो गया, ये जा रहा है आपका, ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो थंब कहाँ पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स बी। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, फोर्स कहाँ जाएगा, करंट टुवर्ड्स बी, जो हमारा एक में फोर्स लग रहा है वो टुवर्ड्स बी की तरफ जा रहा है। वैसे भी उन्होंने क्वेश्चन में भी दिया है कि वायर एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, तो जो ए का फोर्स है वो बी की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर हम करंट ऑन करेंगे तो वो बी की तरफ ऐसे हिल जाएगा, फोर्स लगेगा उसके ऊपर। In C part, when a compass is placed in between the two wires, it does not remain along the direction of the magnetic field wire A or B at one of the points P, Q और R. इन तीनों में से किसी एक पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक कंपास रखी है जहां पर मैग्नेटिक कंपास ही कंफ्यूज हो गई है, यानी कि वो न्यूट्रल पॉइंट शो करती है जब वो किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन नहीं कर पाती, हिलती रहती है। स्टेट विद द रीजन एट विच पॉइंट यू विल ऑब्जर्व दिस, तो कहां पर ऐसा होगा। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जाइए, सेकंड लाइन में द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर ए इज ग्रेटर देन वायर बी, यानी यहां पर करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब जितना भी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, जितनी करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर बी यानी मैग्नेटिज्म भी इसी तरफ ज्यादा होगा, यानी ए कंडक्टर मैग्नेटिज्म ज्यादा है। और न्यूट्रल पॉइंट ज्यादातर कहाँ फॉर्म होता है, जहां पर आपका मैग्नेटिज्म कम आ रहा होता है। मैग्नेटिज्म कम कहाँ आएगा, जहां करंट कम होगा। करंट कम यहाँ इसीलिए क्योंकि मैग्नेटिज्म कम है, इट मींस इसके पास हमारा न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। वैसे तो सेंटर में होना चाहिए था लेकिन अभी कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, आर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आर वाला जो है वो ये ऐसी कंडक्टर के पास है जिसका मैग्नेटिज्म वीक है। तो हम लाइन क्या लिखेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड नियर द वीकर मैग्नेट, तो जो वीक मैग्नेट तरह बिहेव करेगा वो होगा ये बी वाला कंडक्टर। In question number 82, Shan is utilizing a dynamometer to measure the force expressed in Newton on a bowstring. He records both the force and displacement, force on x-axis and displacement on y-axis of the bowstring, and plots the data on a graph that shows the relationship between force in Newton and displacement in centimeter. तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में दी है, ऐसा यूनिट के हिसाब से पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। शान इज इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग द हाईएस्ट पॉइंट दैट द एरो रीचेस, ही नोज ही कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ आपको पता है हम कैसे निकाल सकते हैं, इफ वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी, यहाँ पर हम इसको पॉइंट ले लेंगे, अपनी तरफ से ले सकते हैं आप, यहाँ पर ओ ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं, तो ओ ए बी का हमें एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बोला, हमें निकालना क्या, फर्स्ट पार्ट में वर्क डन, तो वर्क डन के लिए आपको दिया गया, उसने हिंट दे दी कि हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ
ट्राइंगल AOB। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हाफ इंटू बेस कितना आ जाएगा आपके पास, 0 से लेकर 25, तो 25 माइनस 0 यानी कि 25 हो गया। एल्टीट्यूड यानी हाइट हो गई, हाइट कितनी है 5 माइनस 0, बट यहाँ ये सेंटीमीटर्स में है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 जीरो यहाँ डायरेक्टली लगा देते हैं ताकि ये SI यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब कितना आ गया आपके पास, 25 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 62.5 आया, और 100 लगाएंगे तो 0.625 आ जाएगा। तो 0.625, और हमने कैलकुलेट क्या किया, वर्क डन। तो वर्क डन का SI यूनिट यानी जूल में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बोस्ट्रिंग व्हेन द फोर्स इज 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन का वो था, तो हमें पूछा गया कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, जितना आपने अभी ये कैलकुलेट किया है, यानी यही पोटेंशियल एनर्जी उसके पास टोटल जितना वर्क डन किया उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। कौन सी होती है ये, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई 0.625। नाउ इफ द मास ऑफ द एरो इज 31.25 ग्राम है। अब फिर से SI यूनिट नहीं है, CGS है। तो मास कितना दिया है 31.25 ग्राम। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे और ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मास आ गया। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द एरो। अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमने दिया उसको, वही तो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो यहाँ पर हमें पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टेकन बाय एरो। तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर कितने, 0.625 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, हाफ। मास हमें ये दिया हुआ है, मास इज 31.25 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर, यानी हमें v स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट v स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको 0.625 हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 1000 हो गया, और डिवाइड कर देंगे 31.25 के साथ। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा, ऊपर देखिए अगर आप डेसिमल को ध्यान रखेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक और लगाते हैं और डेसिमल को खत्म कर देते हैं। डेसिमल खत्म हो गया, 625 है, 0 ये वाला भी कैंसिल कर देते हैं, 625 इंटू 2, चलो 100 ले लेते हैं इसी के साथ, और नीचे आ गया 3125, एक 0 मैंने कैंसिल ही कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 125। तो 125, इसका 625 को 2 के साथ करेंगे तो 1250 आएगा, और 2 जीरोस और हैं, डिवाइडेड बाय 3125। कैलकुलेशन का आंसर कितना आ गया, 40, लेकिन 40 आंसर नहीं है, 40 आंसर v स्क्वायर का आंसर 40 है, विच इंप्लाइज v का आंसर कितना हो जाएगा, √40। और √40 का मतलब 4 को मैं अंडर रूट से बाहर ला सकते हैं, यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 √10, तो 2 आ जाएगा, और √10 की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज 3.16। तो अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 6.32, और क्योंकि ये वेलोसिटी है तो 6.32 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। इन थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द एरो। अब कितनी हाइट रीच हुई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ जाता है, mgh 0.25। यहां से m हमारे पास गिवन है, एरो का मास गिवन है 31.25 डिवाइडेड बाय 1000। g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है तो वैसे हम यहाँ पर 10 ले रहे हैं, अदरवाइज होनी चाहिए गिवन इसके अंदर, नहीं तो हम ऐसे 10 नहीं लेते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया ये g कितना हो गया 10, और h हमने कैलकुलेट करना है 0.625। तो h का आंसर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा, जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 625 हो गया, नीचे आया 31, तो 2 और एक 10 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, वो भी हम हटा सकते हैं अगर चाहें तो 6250 डिवाइडेड बाय 3125। इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास पूरा पूरा डबल आ जाएगा इसका, यानी कि 2 मीटर आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई, 2 मीटर, यानी कि एरो जो हाइट तक जाएगा मैक्सिमम हाइट वो 2 मीटर की गेन करेगा। वेलोसिटी कितनी करेगा वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, 6.32 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करेगा, और हाइट 2 मीटर की गेन करेगा। अगर वर्क डन हमने उस पर जो किया है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमने उसको प्रोवाइड किया है, वो 0.625 जूल होगा। फॉर्मूला इजी है ऐसे क्वेश्चंस में, जो हमारे को अगर वेलोसिटी गिवन होती है तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करके उसको पोटेंशियल इक्वल कर देते हैं। अगर हमें mgh में से h गिवन होता है तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसको काइनेटिक के इक्वल भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने देखना है कौन सी चीज गिवन है, क्योंकि अगर पोटेंशियल गिवन है तो उसी को काइनेटिक में कन्वर्ट करें, काइनेटिक गिवन है उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं।
वैसे भी यूजेबल फॉर्म जो होती है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी को एज इट इज हम किसी भी फॉर्म में यूज ही नहीं कर सकते, वो पहले काइनेटिक में कन्वर्ट होती है फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। In question number 83, the graph illustrates the correlation between the number of protons on x-axis and number of neutrons on y-axis for element C in the periodic table. तो C का हमें इन्होंने कहाँ पर शो किया हुआ है, C पॉइंट एग्जैक्टली आपका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे आ रहा है, तो ये 91 है, ये 92 है, तो इस लाइन पे 92 पे आप आगे जाएंगे तो आ रहा है। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमने मतलब पता चल गया, और मास नंबर भी हमें बताना है। मास नंबर के लिए इसकी पोजीशन जो दिखाई गई है वो है 146 पे, तो 146 पे आपको दिखाया गया, तो 145 है और 146 मतलब इसके एक ऊपर आ गया, यानी इस पॉइंट पे आपको ये एलिमेंट सी दिखाया गया है, ये आपके पास है एलिमेंट सी जो कि दिखाया गया है। अब इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना है, सी का एटॉमिक नंबर हमारे पास ये आ गया 91 के बाद 92, यानी कि 92। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है राइट द केमिकल सिंबल अलोंग विद द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर फॉर द एलिमेंट डिनोटेड बाय सी। तो एटॉमिक नंबर तो आ गया ZXA, लेकिन मास नंबर हमने अभी ऊपर लिखना है। अब यहां से अगर हम डायरेक्टली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हमें पता है मास नंबर ए क्या होता है, दोनों का सम, यानी कि कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। प्रोटॉन हमें 92 दिए हुए हैं और न्यूट्रॉन वाले लाइन में अगर हम जाएंगे तो ये 146 पे आ रहा है, तो अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ गया और ये 3 आ गया 2, तो 238। तो हमारे पास मास नंबर क्या आ जाएगा 238, क्योंकि हमने उनको प्लस करना है, हमने दिखाना है कि कितने कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने ऐड किए हैं। तो फर्स्ट तो हो गया, आपने सिर्फ सिंबल बताना 92 C 238, आपके पास आंसर आ गया सी एलिमेंट का। Plot on the graph the daughter element after the emission of beta radiation by the element C। अब इस C में से अगर क्या हो रहा है, बीटा एमिशन हो रहा है, तो C 92 है, 238 है, बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है। बीटा पार्टिकल एमिट होने से हम मान लेते हैं कि ये D बन रहा है, तो D एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन हमें पता है कि जब बीटा एमिट होता है तो क्या हो जाता है -1E0। -1 मीन्स हमारा जो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन या यूं कहें कि एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीजेस बाय 1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, लेकिन ये हमको पता है कि सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी कि हमारे पास टोटल जो इसका मास नंबर आएगा वो 238 ही है। अब 238 में से अगर हम 93 को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं 5, और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 4, और यहाँ आ गया 1, तो 145 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। तो न्यूट्रॉन वाली लाइन में हम कहाँ जाएंगे 145 पे, 145 की यही लाइन आ रही है जो 145 की है, और उसके पास ये कितने आ गए 93, यानी कि 92 से अगले कॉलम में जाएंगे आप, 93 वाले कॉलम में जाएंगे और 145 पे, यानी इस पॉइंट पे आप जब शो करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डॉटर न्यूक्लियस, जिसको हमने डी से नाम दिया है। तो डी आ गया 93 238, जिसके पास एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 93 है और मास नंबर सेम रहने की वजह से न्यूट्रॉन जो है वो 145 हो गए हैं, तो उससे एक मतलब बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा इंक्रीजेस बाय 1 होता है और न्यूट्रॉन जो है वो डिक्रीजेस बाय 1 होगा, तभी तो मास नंबर सेम रहा, इसीलिए तो इसके पास हमारे पास हम इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में डॉटर एलिमेंट एज इंडिकेटेड इन द प्रीवियस आंसर मतलब जो हमने अभी दिखाया है डॉटर एलिमेंट, इफ इट अंडरगोज अल्फा डिके, अगर अभी ये अल्फा डिके करेगा तो क्या होगा, तो अगर हम डी को लेते हैं तो हमने डी ले लिया, डी का एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें पता है, इसमें से अब अल्फा डिके हुआ है, तो अल्फा डिके होने पे मान लेते हैं कि अगला एलिमेंट यानी कि ई बन रहा है, डॉटर एलिमेंट ई बन रहा है। अब अल्फा के निकलने से -2 और -4 होता है, तो एटॉमिक नंबर में -2 होगा तो कितना हो जाएगा 91, और उसमें -4 होगा तो बन जाएगा 234। तो अब यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल रहे हैं 234 में से 91 को माइनस कर दीजिए, तो 4 - 1 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि 143। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 143, तो ये हमारे पास 5 है, यहाँ पर एक और एक और नीचे जाएंगे, लेकिन इसके साथ में हमारे पास प्रोटॉन्स कितने आ रहे हैं 91, तो अब 90 के बाद हम 91 वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ पहुंचे तो 145 है, उससे नीचे आएंगे तो 144 हो जाएगा, हमें जाना है 143 पे, तो हम इस पॉइंट पे शो करेंगे जहां पर 143 आ जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 143 आ जाएगा और एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 91 आ रहा है, तो यहां पर हमारे पास आएगा एलिमेंट ई। तो ये हमने सी डी और ई की पोजीशन दिखाई है, जहां सी हमने अभी जो लिया वो पेरेंट है और जो हमने आगे ले लिया एलिमेंट वो डी बन गया और एक को हमने ई मान लिया।
तो डॉटर एलिमेंट हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें ऐसा भी मान सकते हैं कि डॉटर एलिमेंट जो प्रीवियस आंसर में दिया, यानी कि प्रीवियस आंसर मतलब हम इसको भी ले सकते हैं, सी को भी। तो अगर इसमें से हम अल्फा दिखाएंगे तो हमारा आंसर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। हम दोनों तरह से कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ग्राफ दिया उसमें तो ज्यादा क्लियर हो नहीं रहा कि इन्होंने किस किस को क्या क्या दिखाया है, जो आंसर की में दिया हुआ है। तो हम एक और एलिमेंट लेके इसको भी जज कर लेते हैं कि कितना आना चाहिए। तो अगर हमने सी को ही पेरेंट मान लिया, तो सी से अगर बीटा की बजाय अल्फा निकलेगा तो क्या हो जाएगा। अगर सी हमारे पास कितना है 92 238, अब इसमें से अगर अल्फा डिके हुआ है तो हमारे पास न्यू एलिमेंट तो खैर बनना ही है, ई बना लेते हैं हम उसको। तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि 2 नीचे माइनस हो जाएगा और ऊपर 234। अब 234 में से जब आप 90 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 144। तो उस केस में मेरा आंसर आएगा 144, यानी इस लाइन में, और यहाँ आएगा 90 वाली लाइन में। तो 90 और 144 यानी कि इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर नहीं है कि ये ई इसको लेना चाहते हैं, ये इसको लेना चाहते हैं। मैंने आपको दोनों का पोजीशन समझा दिया। With this, I conclude my today's video. Hope you like my solutions. I will make last concluding part of all these questions. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.